So let's start our today's lecture. In this lecture, we will study about root locus techniques. So सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि व्हाट इज रूट लोकस, इसको डिफाइन करते हैं. सो रूट लोकस जैसे कि नाम से ही अगर आपको थोड़ा सा गौर करें तो इसकी डेफिनेशन पता चल रही होगी. रूट क्या होती है? जो भी आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है उसके जो पोल्स हैं उनको रूट्स भी कहते हैं. ये क्लियर है ना बात आपको? जी और उन रूट्स की अगर लोकेशन जो है वो पता चल जाए ग्राफिकली, अगर आप उसको एक्सप्रेस करें तो उसे हम रूट लोकस कहते हैं. रूट लोकस इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स. क्लोज लूप पोल्स, ये बात ध्यान में रखनी है. क्लोज लूप पोल्स, ये फीडबैक जिसमें आप देते हैं सिस्टम को. सो ये एक बड़ा ही पावरफुल मेथड है जिससे आप जो है सिस्टम की स्टेबिलिटी और उसका जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है उसको चेक कर सकते हैं. और आपको पता है कि जब भी डिज़ाइनर जो है वो कोई कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करता है सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक करता है. फिर जो है वो जब अगर सिस्टम स्टेबल होता है तो फिर उसका ट्रांजिएंट रिस्पांस चेक करता है. और फिर जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स आपने रखे होते हैं जिसमें वो सेटलिंग टाइम है, ओवरशूट है, परसेंटेज ओवरशूट है, डैम्पिंग रेशियो है, जितने भी चैप्टर 4 में आपने हायर ऑर्डर सिस्टम के लिए परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पड़े थे उनको फिर देखना होता है कि क्या वो विद इन रेंज आ रहे हैं या नहीं आ रहे. अगर नहीं आ रहे तो फिर आप गेन, जो गेन होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में जो गेन आएगा जिसे के भी कहते हैं, उसको वैल्यू को चेंज करके आप अपने परफॉर्मेंस पैरामीटर को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. तो ये सारा जो मैंने बातें की हैं इस इंट्रोडक्शन में लिखी हुई हैं. अब हम देखते हैं कि एक जनरल जो क्लोज सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम है, उसकी कॉन्फिग डायग्राम क्या होती है, ब्लॉक डायग्राम. तो जनरल जो आपके पास एक क्लोज लूप सिस्टम है उसमें आप देखें सबसे पहले ये आपकी इनपुट है और इनपुट के बाद एक लगा हुआ है, किसे कहते हैं, समिंग जंक्शन लगा हुआ है. और फिर जो है ये एक्चुएटिंग सिग्नल जिसे एरर सिग्नल कहते हैं वो जनरेट होगा. ठीक है. और ये एक्चुएटर को मिल मिल जाता है. एक्चुएटर यूजुअली क्या होता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, मोटर हो सकती है. ठीक है. और ये उसका ट्रांसफर फंक्शन है उस डिवाइस का. ठीक है. फिर आपके पास आउटपुट आ जाएगी CFS. लेकिन एक ये देखें आप, इसे कहते हैं क्लोज लूप. ये फीडबैक दिया हुआ है अपने आउटपुट से इनपुट की तरफ, एक फीडबैक आप लेकर आए हैं. तो ये जो फीडबैक आपने दिया है इसका भी एक ट्रांसफर फंक्शन है. अगर यूनिटी ट्रांसफर फंक्शन हो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक ये लाइन ही आपको नज़र आएगी जो फीडबैक से आपने इनपुट की तरफ दी हुई है आउटपुट से. लेकिन सम टाइम जो फीडबैक होता है उसका भी एक ट्रांसफर फंक्शन होता है जिसे HFS कहते हैं. तो ये एक जनरल सिस्टम है. अगर यूनिटी फीडबैक हो तो HFS की जगह कुछ भी नहीं होगा, 1 लिख देंगे आप. और अगर फीडबैक जो है उसका भी एक ट्रांसफर फंक्शन है तो वो ट्रांसफर फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा. तो ये एरर सिग्नल यहाँ जनरेट हो जाएगा. इनपुट असल में यूजुअली क्या होती है कि रेफरेंस सिग्नल होता है कि आपने आउटपुट जो आपकी डिजायर्ड है, जितनी आप लेके आना चाहते हैं वो आप दे देते हैं एज इनपुट. फिर आउटपुट मेजर होती है और आउटपुट से फीडबैक इनपुट की तरफ आता है. तब तक ये फीडबैक सिस्टम अपने आप को करेक्ट करता रहता है जब तक ये एरर सिग्नल की वैल्यू 0 या जितनी आपने रखी होती है वो नहीं हो जाती. ठीक है. ये यहाँ तक तो क्लियर है ना अब आपको? जी सर. है, आवाज आ रही है ना? जी सर. जी हाँ. सर आ रही हूँ. तो इसको जब सॉल्व करें तो सिंगल, ये देखना यही चैप्टर 5 में हम करते हैं. मल्टीपल ब्लॉक्स हैं उनको एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करना होता है. ये फार्मूला होता है फीडबैक का. 1 यहाँ पे जो भी है इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर आ जाता है, 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है. ठीक है. ये क्लियर है ये दोनों ब्लॉक डायग्राम्स? जी सर. ठीक. अब आगे चलते. ये आपने नहीं करना. ठीक है.
अब हम कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ आपको ग्राफ से, चुके टाइम कम है जल्दी हो जाएगा। ये किसी भी जो फिगर 8.2 का जो पार्ट ए है उसमें एनी कम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से कम्प्लेक्स नंबर आपका है एस है, ठीक है। उसका एक रियल कंपोनेंट होगा सिग्मा प्लस एक इमेजिनरी कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो उसको हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पे, ठीक। ये देखें इसका इमेजिनरी कंपोनेंट जो है वाई एक्सिस पे है, तो उसकी मैग्नीट्यूड जे ओमेगा प्लस जे ओमेगा, और रियल कंपोनेंट जो है वो रियल एक्सिस पे था और उसकी मैग्नीट्यूड थी ओमेगा और सिग्मा, और वो यहाँ पे शो हो रही है। और वेक्टर जो होगा वो जारी बात है ओरिजिन से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगी उसकी वेक्टर की जो है एरो, एरो जो है वो सिग्मा तक उसका जो है फाइनल पॉइंट होगा। तो ये आप जो है इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किस थ्योरम से भाई? कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल, सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ये m निकल आएगा आपके पास। और थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलती है भाई? मैग्नीट्यूड तो सी यहाँ, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। हाँ, ये आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हाइट जो है इसको डिवाइड कर देंगे इस हाइट से और tan इनवर्स ले लेंगे तो आपके पास एंगल भी आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो एक कम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब अगर एक कम्प्लेक्स नंबर जैसे था आपके पास s, ये था कम्प्लेक्स नंबर s। अगर s प्लस a एक नया कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल इफ a new complex number is found just by adding a number, a जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है जो आपने, एक स्केलर है जो आपने ऐड कर दी है s के अंदर। तो और ये जो है ये रियल नंबर है, ये कौन सा है? a क्या है? एक रियल नंबर है। जाहिर बात है फिर आप जो है क्या करेंगे, पहले आपके पास जो नंबर था जिसको आपने कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको प्लॉट किया था वो था सिग्मा प्लस जे ओमेगा। इसमें फर्दर ए आप ऐड करेंगे, ए जो है वो रियल नंबर में ऐड हो जाएगा, तो नया जो नंबर बनेगा उसकी ये फॉर्म बन जाएगी। अब इसको भी आप प्लॉट कर सकते हैं, जाहिर बात है इसका वाई एक्सिस तो वही होगा, मैग्नीट्यूड हाइट तो वही होगी इसकी, यानी इमेजिनरी एक्सिस कंपोनेंट सेम रहेगा। बाकी क्या होगा, सिंपल रियल कंपोनेंट जो है वो सिग्मा में उतना नंबर जो है वो ऐड हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, तो इसकी मैग्नीट्यूड सारी बात ज़्यादा नहीं हो जाएगी? क्या ख्याल है? जी लेकिन यहाँ पे बताता है कि हम जो है एक और तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो नीचे कंक्लूजन वाली लाइनें हैं ना, ये मैं आप हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ज़रूरी है। सो वी कंक्लूड दैट s प्लस ए इज ए कम्प्लेक्स नंबर। जाहिर बात है अगर s कम्प्लेक्स नंबर था तो s प्लस ए भी क्या होगा, एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। रियल पार्ट में ही आपने एक फर्दर स्केलर क्वांटिटी ऐड की है। इज ऑल्सो ए कम्प्लेक्स नंबर एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये बात ध्यान में रखनी है, गौर से इसको सुनना है, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द जीरो ऑफ द फंक्शन। एस प्लस ए एक कम्प्लेक्स नंबर होगा, जाहिर बात है एस अगर एक कम्प्लेक्स नंबर था तो एस प्लस ए भी कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो वो कहाँ से आपने ड्रॉ करना है, कैन बी ड्रॉन, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द जीरो ऑफ द फंक्शन टू द पॉइंट एस। इसको मैं थोड़ा ग्राफ से पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ताकि आपको ये जो डेफिनेशन है या कंक्लूजन है उसकी समझ आ जाए। अच्छा, एस प्लस ए, एस ये था एस प्लस ए की रिप्रेजेंटेशन। वो कहता है फिगर जो सी है ये भी एस प्लस ए की ही रिप्रेजेंटेशन है। ये कैसे है भाई, क्या ख्याल है? सर, जीरो प्लॉट किया उसमें, एस इज इक्वल टू माइनस ए।
हम्म अब ये जो फंक्शन है ये वाला, ठीक है, इसमें कोई डिनोमिनेटर है? नहीं सर। ठीक है, तो जीरो क्या होता है? जीरो न्यूमरेटर को जब आप उसका आंसर जब जीरो के इक्वल आ जाए, या सिंपल वो ये कह रहा है कि इसको स्टार्ट ही हम कहाँ से करते हैं? ये पहले तो ये वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। जीरो। लेकिन अब इसे स्टार्ट कहाँ से करते हैं? माइनस ए से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? माइनस ए से। तो ये एंड फिर सिग्मा पे ही होगा, जाहिर बात है। पहले ये जो वेक्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सिग्मा प्लस ए पे जो है वो एंड हो रहा था इसका एरो। अब इसका एरो सिग्मा पे एंड हो रहा है, तो फिर हमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? माइनस ए। और माइनस ए ये वो जगह होगी जहाँ पे जीरो होगा उस फंक्शन का, जहाँ पे क्या होगा? फंक्शन का जीरो। जीरो। पोल पोल क्या होता है? डिनोमिनेटर को जब आप जीरो के इक्वल रखें, तो जीरो क्या होता है? जब न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर का आंसर जीरो आ जाए। यानी पोल असल में ये होता है कि जब आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो इन्फिनिट हो जाए, और जीरो क्या होता है? जब आपका ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो जाए। जीरो हो जाए। सो ये एक अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन है इस ग्राफ की। जस्ट इसमें अब किया गया कि आपने, क्योंकि एस प्लस ए था आपके पास, नंबर जो था कॉम्प्लेक्स नंबर एस प्लस ए था, तो उसका जीरो कहाँ पे होगा? माइनस ए पे होगा। तो जीरो से फिर आपने एस तक जाना है। जीरो से आपने किस जगह तक जाना है? यस। एस। और यही वो यहाँ पे कह रहा है, we conclude that s plus a is a complex number and can be represented by a vector drawn from zero of the function to the point s। ठीक है, पॉइंट एस क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट एस का ग्राफ था ना, तो उसका जो एरो कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा था? सिग्मा पे हो रहा था। ठीक है, तो पॉइंट एस ये पॉइंट ही है ना ये तो। हाँ जी अली सोहेल। जी जी। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, अच्छा, वो ये आपने बता ये जो एस है ना, एस, ये पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे एक डॉट होगा, जिसका कंपोनेंट हम लिख सकते हैं उसको, लेट से सिग्मा 5 है तो 5 कॉमा इसकी जो जो भी वैल्यू है दूसरे की, वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स प्लेन में अगर आपने पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो इस पॉइंट से आपने जीरो तक फिर उसको ड्रॉ करना है, यानी जीरो से शुरू होना है और उस पॉइंट एस तक जाना है। ठीक है, ये बात है। सिमिलरली फिर उसने इसको एक्सप्लेन फर्दर किया कि लेट से फॉर एग्जांपल s प्लस 7 है is a complex number drawn from the zero of the function। so जीरो इसकी -7 पे हो गया s प्लस 7। -7 से आपने फंक्शन कौन सा यूज किया हुआ है? ये देखें नीचे, पॉइंट जिस पॉइंट तक आपने जाना है वो 5 प्लस J2 है। वो क्या है? 5 प्लस J2। तो यहाँ तक आप जाएंगे, रियल कंपोनेंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पे उसका रियल कंपोनेंट क्या होगा? 5। और इमेजिनरी कंपोनेंट की हाइट क्या होगी? J2। लेकिन अगर उसी पॉइंट की बात करें तो वो ऐसे ड्रॉ होगा। ये तो वो पॉइंट है ना जो न्यू पॉइंट आया वो वाला, वो तो जीरो से लेके उस पॉइंट एस तक आएगा। वो पॉइंट एस जो है वो तो रीजन से खुद, उसका अगर वेक्टर की बात करें वो कहाँ होगी, कहाँ से शुरू होगी? उस वेक्टर, वो वेक्टर ओरिजिन से शुरू होगा उसकी मैग्नीट्यूड, और यहाँ तक जाएगी। इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ बोला? यार उस दिन मेरे पास कंट्रोल्स आ रहे थे जिसमें ना मैं ड्रॉ भी कर सकता था, वो कंट्रोल्स कहाँ गए हैं? सर वो इधर राइट राइट क्लिक करके शायद आएगा पेन या नहीं, ये तो पैनल ये है ना, इसी में कहीं पे होना चाहिए, क्योंकि वीडियो सेटिंग, मेरे ख्याल में वो वर्ड की फाइल पे होता है, पीडीएफ फाइल पे नहीं आप कर सकते। बहरहाल
आपने कंक्लूजन फिर क्या निकला कि अगर आपके पास एक पॉइंट एस है और आप उसको भी जाहिर बात है प्लॉट कर सकते हैं, एस प्लस ए को भी प्लॉट कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, या तो आप उसी तरह ओरिजिन से शुरू हो और उसका रियल कंपोनेंट फिर सिग्मा प्लस ए तक जाएगा, और जाहिर बात है इमेजिनरी कंपोनेंट तो नहीं चेंज होगा। या फिर आप जो है उसे पोल जो आपका फंक्शन है उसके जीरो से स्टार्ट करें और एस तक उसे ड्रॉ कर दें। ठीक है, ये जो ग्राफ है ना, ये इसको आपने ध्यान में रखना। नाउ लेट अस अप्लाई द कंसेप्ट टू अ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। अब आपके पास ये एक फंक्शन आ गया, घबराना नहीं है इन चीज़ों से, इनकी कोई एक ख़ास यूज़ नहीं है, बस समझाने के लिए होती है। आगे जब एग्जांपल आएगी तो आप देखेंगे बड़ा इजी। ये एक फंक्शन है एस डोमेन में, तो जाहिर बात है कोई भी जो फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन है उसको आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ पोल की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं। जी सर। ये ऊपर हमने क्या है, एस प्लस जेड आई किया है, जीरो। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये यानी आपने जो आपका न्यूमरेटर था ना उसके वो बना लिए हैं, क्या उसे कहते हैं, फैक्टराइजेशन कर लिया न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की। तो जाहिर बात है अगर जितने न्यूमरेटर के वो फैक्टर होंगे, जो जाहिर बात है कुछ फैक्टर तो कैंसिल हो जाएंगे जब आप ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं ना। तो अगर आप ऊपर वाली जो पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर वाली और डिनोमिनेटर दोनों वाली पॉलिनोमियल को फैक्टराइज अगर कर लें तो कुछ फैक्टर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद जो फैक्टर निकलेंगे वो असल में जीरोज एंड पोल्स की वैल्यू आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ये आपने फैक्टराइजेशन कर दिया न्यूमरेटर की, जो कि हमें जीरोस की लोकेशन बता देगी, और ये आपने क्या कर दी फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर जो आपको पोल्स की लोकेशन बता देगी। तो ये पाई मींस क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक, ये फंक्शन को फिर आप रिप्रेजेंट ऐसे ही कह सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन को, कोई मसला ही नहीं है, न्यूमरेटर के फैक्टर बना लो डिनोमिनेटर के फैक्टर बना लो। अब ये जो फंक्शन है इसकी हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, जाहिर बात है ये कम्प्लेक्स नंबर है। ट्रांसफर फंक्शन असल में एट द एंड क्या बनता है आपका, एस डोमेन में होता है ना, जी। तो इन द एंड वो क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन एक कम्प्लेक्स नंबर ही होता है, जाहिर बात नहीं, कॉम्प्लेक्स ये नहीं होता कम्प्लेक्स नंबर। नंबर होता है। सिर्फ ये होता है कि उसमें एस की डिफरेंट वैल्यूज रखनी होती हैं, तो वो जब भी कोई एस की वैल्यू रखेंगे वो ट्रांसफर फंक्शन जो है एक नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। होता है तो वो फंक्शन है, लेकिन फंक्शन किस फॉर्म में होता है, उसमें वेरिएबल एस होता है, तो एस की वैल्यू जब आप पुट करते जाएंगे तो वो नंबर जनरेट करता जाएगा, वो फंक्शन कम्प्लेक्स नंबर जनरेट करता जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? जी सर। तो इस ये जो फंक्शन है इसकी अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है आपने m, तो आप क्या करें, जितनी भी जीरोज हैं उनकी पहले मैग्नीट्यूड निकालें और जितनी भी पोल्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड निकालें। जीरो की लेंथ निकालें और पोल की लेंथ निकालें और उनको फिर बाद में प्रोडक्ट ले लें और डिवाइड कर दें, तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी। सिमिलरली जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरोस के एंगल निकाल लें और पोल्स के एंगल निकाल लें। जितनी भी जीरोस हैं हर एक जीरो का जो वेक्टर है उसकी एंगल निकाल लें, फिर दूसरे जीरो का जो वेक्टर है उसका एंगल निकाल लें, फिर तीसरे जीरो का जो वेक्टर है, पोल का एक वेक्टर होगा एक जीरोस का वेक्टर होगा, क्योंकि पोल भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और जीरो भी क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर को शो करती है। पोल का वेक्टर निकाल लें, जितने भी पोल हैं उनका वेक्टर निकाल लें, जितने भी जीरोस हैं उनका वेक्टर निकाल लें, और बाद में जीरोस के जो वेक्टर्स हैं उनकी जीरो के जो एंगल हैं उनकी उनकी समेशन कर लें, फिर पोल के जो एंगल होंगे उनकी समेशन कर लें, माइनस कर दें, तो आपके पास जो है एफ एफ एस की जो है वो एंगल आ जाएगा एट एनी पॉइंट एस। ये
जो है वो आप एफ एफ एस एक फंक्शन है, उसका किसी भी पॉइंट पे एस पे मैग्नीट्यूड और एंगल आप निकाल सकते हैं। सर ये तो वेक्टर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से बता रहा है ना, इसलिए वो लेंथ कह रहा है। अगर वैसे ट्रांसफर फंक्शन हो और हम उसमें एस की वैल्यू पुट कर दें और वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड और एंगल भी आ जाएगा, तो उस वो भी यही मैग्नीट्यूड और एट एंगल दैट होगा। एट एनी पॉइंट एस जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन तो सब सर आप मैं हाँ हाँ ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम उस तरह मैग्नीट्यूड और एंगल निकालेंगे तो वो भी मैग्नीट्यूड और एंगल ही निकल आएगा ना? मतलब ये तो हमें लेंथ निकालनी पड़ेंगी और उसमें बस एस पुट किया और सोल्व कर लिया उसे। बिल्कुल बिल्कुल, वो आगे एग्जांपल समटाइम्स इतना मतलब फॉर्म ऐसी गिवन होती है फंक्शन की कि वो है वो आप जो है वो इतनी इजीली जो आप जो चीज़ कह रहे हैं वो नहीं आप कर सकते। ठीक है। ये देखें, द फंक्शन डिफाइंस द कम्प्लेक्स अरिथमेटिक टू बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट एफ एफ एस एट एनी पॉइंट। एफ एफ एस को आपने इवैल्यूएट करना है एट एनी पॉइंट। जब भी किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे इवैल्यूएट करते हैं ना, तो रिजल्ट फंक्शन नहीं रहता बल्कि फिर वो नंबर हो जाता है। ठीक है, तो एफ एफ एस को जब आप किसी एस पॉइंट पे इवैल्यूएट करेंगे तो एक नंबर बन जाएगा, उस नंबर की एक मैग्नीट्यूड होगी और एक क्या होगा उसका एंगल होगा। तो मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो आप जीरोस का वेक्टर, जीरो जितने भी जीरोस है उनके वेक्टर्स की लेंथ फाइंड कर लें, और पोल्स जितने जितने भी पोल्स हैं उनके वेक्टर्स की लेंथ फाइंड कर लें और प्रोडक्ट लेके डिवाइड कर दें। और अगर एंगल फाइंड करना है उस पॉइंट पे एफ एफ एस में जो आप जब आपने पॉइंट एस पुट किया, तो एंगल अगर आपने उस नंबर जो आएगा कम्प्लेक्स नंबर उसका एंगल फाइंड करना है, तो आप जो है पहले जीरोस के हर जीरो का एंगल फाइंड करें, हर पोल का एंगल फाइंड करें, फिर जीरोस के एंगल का समेशन कर लें, फिर पोल के एंगल का समेशन कर लें, उनको माइनस कर लें। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे आप करवा देता हूँ। जो आप बात कर रहे थे वो आप वेरीफाई करेंगे आप, ठीक है ठीक है। ठीक है एफ सर। एस इज इक्वल टू वो आपकी मतलब इंटरेस्टेड है आप बल्कि करके वो मुझे बता भी देना कि सर आप रिजल्ट वही आता है, ठीक है। एफ एफ एस गिवन है अब एस प्लस वन ओवर एस इंटू एस प्लस टू, ये एफ एफ एस है, फंक्शन है एक जो कि एस डोमेन में काम करता है। इसमें एस की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो ये आपको उतने ही आउटपुट देता जाएगा। जब भी एस को चेंज करेंगे एफ एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फाइंड एफ एफ एस एट द पॉइंट दिस, छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। एफ एफ एस गिवन है, इस पॉइंट पे इसको करना है। तो अब आप एस की जगह रख लें -3 प्लस J4 प्लस 1, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा -2 प्लस J4। अभी कर लेते हैं, बल्कि है कॉपी पेंसिल पास है। जी सर, एक मिनट में। ये आंसर आना चाहिए आपका, ये वाला, यानी मैग्नीट्यूड 0.217 और एंगल -114.3 आना चाहिए आप वाले मेथड से। हालांकि मेरा ख्याल है आ जाएगा। एस को फिर आप रखेंगे और ये आप फिर करें, या मैं, अब मेरे पास है तो कुछ नहीं, एक दो स्टेप है, रैशनलाइजेशन करेंगे आप पहले, ठीक है। सर मैं और करता हूँ। ठीक है, वो मेथड तो आप करेंगे, लेकिन हम जो बुक वाला मेथड उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जस्ट। ओके सर। तो जो एस नंबर है वो -3 प्लस J4 है, इसको आप पहले प्लॉट करें। तो ये -3, ये नहीं, इसका रियल जो कंपोनेंट है वो -3 है, तो यहाँ से ये इधर आएगा पॉइंट और इधर से परपेंडिकुलर, और इमेजिनरी कंपोनेंट क्या है J4, तो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आ जाएगा। क्या ख्याल है, ये क्लियर है? ये इस पॉइंट को मैंने प्लॉट कर दिया। जी सर। रियल कंपोनेंट -3 पे है और इमेजिनरी कंपोनेंट +J4 पे है। तो इस पॉइंट का अगर हमने वेक्टर बनाना है तो ओरिजिन से जो है वो हम इसको करेंगे। और ये वैसे पोल भी है, देखना नीचे कितने पोल है इस फंक्शन के,
दो पोल है ना, एक S0 पे बनता है और एक S -2 -2 पे बनता है। तो ये जो S पॉइंट आपने, ये पॉइंट S यहाँ पे है, और ये जो उसका वेक्टर है पॉइंट S का, ये क्या है, S क्या है, उसका वेक्टर है, और वो ओरिजिन से होता है। जैसे कि ये पहले जब भी कोई पॉइंट S, सिंपल पॉइंट S की बात करें तो वो ओरिजिन से आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर S+1, इसका भी आप वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। S+1 मीन्स क्या बनेगा वेक्टर, -3 + J4 + 1, यानी -2 + J4। तो S+1 असल में क्या है, 0 है, यानी -1 पे एक 0 आ जाएगी इस फंक्शन, ठीक है। और फिर S+1 को आप प्लॉट, जैसे कंक्लूड हमने किया था कि लेट से एक फंक्शन, एक नंबर S है और S+A को हम प्लॉट कर सकते हैं कि आपने 0 से शुरू होना है और कहाँ तक जाना है, S तक जाना है, तो वो S+1 का वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये S+1 का वेक्टर आपने ये बना लिया। सिमिलरली S+2 जो था वो आपका एक ऐसा फैक्टर है जो एक पोल को शो करता है, -2 पे पोल आ गया। इसका अगर आपने वेक्टर अब बनाना है तो आपको 0 इस नंबर S से यहाँ तक आपको एक जो है वो वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सर सर आ रहा है उस तरह भी। उस तरह भी आ रहा है ना, बस ठीक है, जी सर। ये ज़रूरी है ये भी, जी। ठीक है, क्योंकि ये आगे फ्रूट लोकस में यूज़ होगा। तो करना इसमें क्या है कि ये 3 जी सर वेक्टर ठीक। आपने ड्रॉ करने हैं, 3 वेक्टर आपने ड्रॉ करने हैं। एक S+1 यानी 0, -1 पे 0 होगी और वहाँ से पॉइंट S तक आपने ले जाना है। फिर S+2 ये होगा -2 पे, इसका पोल होगा वहाँ से आपने पॉइंट S तक ले जाना है। और S क्या है, मीन्स ओरिजिन से आपने पॉइंट S तक आपने एक जो है वेक्टर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड इसकी फिर कैसे फाइंड करते थे, जितनी भी जीरोज हैं उनके वेक्टर्स की लेंथ का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जितने भी पोल्स हैं उनके वेक्टर्स की लेंथ का प्रोडक्ट। तो 0 वाला जो वेक्टर है हमारे पास वो S+1 वाला, ये वाला, इसकी मैग्नीट्यूड क्या बनती है, S+1 है ना, तो इसमें S रखें -3 + J4 + 1, तो ये -2 + J4 होता है। -2 + J4 की मैग्नीट्यूड क्या होगी, √20, 16 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर का अंडर रूट ही करना पड़ेगा ना, जी सर। ठीक है ना। S+1 की अगर मैं S+1 को अगर मैं बनाऊं तो वो बनेगा -2 + J4, उसकी मैग्नीट्यूड फिर क्या होगी उस वेक्टर की, कम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये कम्प्लेक्स नंबर जो -2 + J4 है इसको एक वेक्टर के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी मैग्नीट्यूड होगी 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 + 4 √20, और एंगल क्या बनेगा, जैसे अब tan इनवर्स आप क्या करेंगे, 4/-3 हो 4/-2। जाएगा, 4/-2, -2, तो 4 वो ओवर -2। ये एंगल ये वाला आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ये होगी। सिमिलरली ये तो हमने 0 की मैग्नीट्यूड निकाल ली, फिर पोल्स की मैग्नीट्यूड S+2 क्या बनेगा, -1 + J4, ठीक है, तो वो √17 और एंगल साथ वही आ जाएगा ये, ठीक है। और सिंपल S की मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, S ये था इटसेल्फ, तो ये 9 + 16 का अंडर रूट, ये 5 हो जाएगा और साथ एंगल जो है वो 126 हो सर एक बार दोबारा बता दें, S+1 का आंसर -2 + J4 कैसे आया? जाएगा। S+1 कहाँ, इसी के अंदर S नंबर रखना है ना, S+1 के जी, अंदर आपने S नंबर रख दिया, -3 + तो J4 ठीक है, वो + बन 1 जाएगा। भी, ठीक। ठीक है। तो ये S+1 की जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड और एंगल आ गया, ये S वेक्टर की मैग्नीट्यूड और एंगल आ गया, ये S+2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड और एंगल आ गया। S+2 नंबर जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। ये आपने असल में मैथमेटिक्स में भी किया हुआ है,
कोई भी जो नंबर है ना उसको एक वेक्टर की फॉर्म में, सिर्फ कम्प्लेक्स नहीं, लेट्स से रियल नंबर है 3 4 है, 3,4, तो इसका वेक्टर क्या होगा, उस उस पॉइंट से 3,4 जो पॉइंट बनेगा वहां से ओरिजिन तक आप एक लेंथ ड्रॉ कर देंगे, तो ये उस नंबर को आपने एक वेक्टर के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली इसमें भी आप वही कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये जो बनाने हैं वेक्टर्स, ये ड्रॉ कहाँ से करने हैं, s+1 को ड्रॉ आपने करना है -1 से s पॉइंट तक, s+2 का जो वेक्टर बनेगा उसको ड्रॉ करना है आपने -2 से s पॉइंट तक, और s को तो जाहिर बात है ओरिजिन से ही s पॉइंट वहां तक आपने करना पड़ेगा। तो ये देखें m एंगल थीटा है, m क्या होगा, जितनी भी जीरोज हैं उनकी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, यानी √20 है ही एक थी तो √20 लिख दिया, डिवाइडेड बाई जितनी भी पोल्स है उनकी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, पोल एक जो था वो S0 पे था और एक -2 है, जीरो वाले का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है और जो -2 का उसकी मैग्नीट्यूड 17 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया, तो ये m आ गया ये सारा। एंगल कहाँ से आया इसका, यानी इस फंक्शन को s पे आपने फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसका एंगल जो है वो कहाँ पे आया कि जीरोस का एंगल, जीरो एक ही थी, उसका एंगल 116 है, माइनस उसमें कर देना जितने भी पोल्स हैं उनके सम, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 230, तो माइनस 1116 में से 230 को माइनस कर दिया तो -114.3 आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि नहीं? जी सर। तो उस तरह भी आप कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। इस तरह स्किल असेसमेंट में आप ये दोबारा जो है इसको करेंगे, उसने दे भी दिया है, देखें आपकी बात आ गई, ले आ गई डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग द पॉइंट के, इसमें एस को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो, और जाहिर बात है किसी भी फंक्शन को जब किसी खास नंबर पे वैल्यूएट करते हैं तो नंबर ही आएगा ना, तो ये एफ एक इस नंबर पे एक कम्प्लेक्स नंबर ही बन जाएगा एफ एस की जगह जस्ट आपने -7 + j9 रखते जाना, तो बाद में जो भी वैल्यूज आएंगी उसका आपने मैग्नीट्यूड एंगल निकालना, यहाँ फिर उसने क्या वेक्टर मेथड से करो, किससे करो भाई, वेक्टर मेथड, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा मेन जो काम है उसकी तरफ आते हैं। सिक्योरिटी कैमरा डिफाइनिंग द रूट लोकस, टाइटल है सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 8.4 है। सिक्योरिटी कैमरे की ब्लॉक डायग्राम ये होती है, जाहिर बात है इनपुट जो है वो एक सब्जेक्ट जो होता है जिसको आपने कैमरे ने ट्रैक करना है, उसकी जो पोजीशन है वो एज इनपुट आप दे देंगे, फिर आगे ये सेंसर लगे होते हैं और ये आपके पास समिंग जंक्शन है, जो कैमरे की जो पोजीशन है और जो आपने सब्जेक्ट की पोजीशन है उन दोनों फीडबैक दिया हुआ है, उन दोनों से एक एरर सिग्नल जनरेट होगा। सम टाइम्स वो एरर सिग्नल जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड बड़ी कम होती है, तो उसको एम्पलीफायर लगा के थोड़ा सा हम उसकी सिग्नल कंडीशनिंग करते हैं, उसको थोड़ा सा हेल्दी बना लेते हैं। तो एम्पलीफायर का जारी बात है जितना गेन होगा उससे वो सिग्नल मल्टीप्लाई हो जाता है। एम्पलीफायर क्या करता है, अपने गेन के लिहाज से सिग्नल को क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। तो लेट्स से एक कॉमन मीटर एक एम्पलीफायर लगाया हुआ है आपने और उसको आपने सिग्नल दिया था बहुत वीक, लेट्स से मिली वोल्ट में था, तो उसको और उसका जो गेन था उस एम्पलीफायर का वो 250 था, तो उसको 250 से K1, यानी K1 की जगह क्या आ जाएगा फिर 250 जो गेन होगा उसके एम्पलीफायर, और फिर आगे वो जो सिग्नल है वो प्लांट को मिल रहा है। प्लांट इसमें क्या है, मोटर एंड कैमरा, वो जाहिर बात है कैमरा जो मूव करता है तो उसको मोटर ही मूव करवा रही होती है या खुद ब खुद ही कर देता है कैमरा, जाहिर बात है। तो कैमरा जो होता है उसके पीछे मोटर होती है और उस पूरी असेंबली का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ये है K2 into दिस, आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट से फीडबैक। अब ये होगा ये कि स्टार्ट में क्या होता है, कैमरा कैसे ये वर्क करता है पता है ना आपको? हाँ भाई, हाँ भाई अली सोहेल, सर अब कंप्लीट फंक्शन पूछ रहे हो उसका? नहीं जस्ट ट्रैकिंग इसकी ऐसे काम करती होता है ये कि कैमरा सर जो होता ऑब्जेक्ट है, की मूवमेंट को ट्रेस करता है, उसके हिसाब हाँ से उसका एंगल कैलकुलेट करता है और फिर मूव करता है।
ऑब्जेक्ट इसके ना सामने फ्रेम आ रहे होते हैं, ये हर फ्रेम को देखता जाता है। तो इस पिक्सल को भी देखता जाता है, ट्रैकिंग सिस्टम जो होता है पिक्सल भी देख रहा होता है। तो लेट्स से एक फ्रेम है, यानी गली में लगाया हुआ है आपने अपने गेट के बाहर लगाया हुआ है। तो जब तक उस पे कोई बंदा सामने से नहीं गुजरा, ना कोई गाड़ी गुजरी है, तो कैमरा जो है वो वर्क नहीं करेगा, वो उसी जगह। ये तो सीसीटीवी कैमरे हैं, ये तो फिक्स इनकी होती है। लेकिन जो ट्रैकिंग वाले होते हैं वो इस तरह होते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब उनके सामने से पास मूव कर रही होती है ना, तो उनके पिक्सल चेंज हो रहे होते हैं उसके, जो जो वो मूव जब जब जहां जहां मूव करेगी पिक्सल मूव करते जाएंगे वहां। तो उसको ट्रेस ऐसे करता है कि देखता है कि किस जगह पे पिक्सल जो मूव हो रहे हैं उनका सेंटर कहाँ पे। तो जो सेंटर होगा वो पोजीशन, फिर कैमरा जो है वो कहाँ तक जाता है, उस पोजीशन तक अपने आप को मूव कर लेता है जहाँ पे पिक्सल चेंज होने का सेंटर होता है। तो बंदा जो जो व्हीकल या मैन है, वो जैसे जैसे आगे जाएगा कैमरा भी उसी को फॉलो करता रहता है। लेकिन नो डाउट रियल वर्ल्ड में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम, क्योंकि मोटरनेस जो है वो काम करना है और वो थोड़ा डिले होता है। तो अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सर हाँ, सर एक बात बताएं, ये इस ट्रैकिंग कैमरे की हमें जरूरत मतलब क्यों पड़ रही है यहाँ पे कंट्रोल में? मतलब हम लोग, हमारे पास ऑलरेडी एक सिस्टम डेवलप है, तो मतलब हम नहीं, लोगों को ये ट्रैकिंग। समझाने के लिए था, ये कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो बता रहा है कि जो कैमरा है, सिक्योरिटी जो कैमरा है ना, उसका ट्रांसफ़र फ़ंक्शन भी निकालिए। हमने चलना तो ट्रांसफ़र फ़ंक्शन से आगे। वो मैंने इंटरेस्ट की खातिर आपको थोड़ा-सा बता दिया कि ये कैसे जो है वो काम करता है। तो थोड़ा पता तो ठीक होना चाहिए ना ट्रैकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, इसलिए मैं बता रहा था। वरना तो हमने जो काम करना है ट्रांसफर फंक्शन से आगे लेके चलना होता है। हर जितने भी आगे चैप्टर या पीछे भी हैं, पिछले कुछ चैप्टर में तो ट्रांसफर फंक्शन निकालना सिखाया था। पहले चैप्टर 2 में मैकेनिकल सिस्टम का, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, फिर एनालिसिस आ गया था, ट्रांजिएंट एनालिसिस आ गया था, फिर स्टेबिलिटी आ गई, फिर आगे एरर जो हम निकालते हैं चैप्टर 7 में, और अब जो है वो रूट लोकस है। तो काम तो ट्रांसफर फंक्शन से ही आगे चलता है। ये सिर्फ मैं बता रहा था ज़रा आपको क्लियर हो जाए कि पता तो होना चाहिए ना कि सिक्योरिटी जो कैमरा है वो कैसे काम करता है, कि कैसे फॉलो करता है। कोई ना कोई एज इनपुट चाहिए होती है। जब कोई चीज़ उसके आगे से गुजरती है तो ज़ाहिर बात है उसके फ्रेम में पिक्सेल्स चेंज हो रहे होते हैं, तो कैमरा अपने आप को वहाँ शिफ्ट कर लेता है जहाँ पे पिक्सल चेंज होने का सेंटर होता है। बस ये मैं बता रहा था। लेकिन ये है कि अगर ऑब्जेक्ट बड़ा फास्ट मूव करता है तो कैमरा ज़ाहिर बात है एक ऐसी डिवाइस है जिसको थोड़ा डिले से काम करेगी, वो उसको ट्रेस नहीं इतनी जो ऑब्जेक्ट बड़ी तेजी से पास करेगी उसको ट्रेस नहीं कर पाएगी एज सच। तो उसके लिए फिर मेरा ख्याल है कोई एडवांस एल्गोरिदम्स होंगे ट्रैकिंग के। जो मैंने बताया वो सिंपल पिक्सल ट्रैकिंग एक एल्गोरिदम। अच्छा, इसका ठीक हो गया ट्रांसफर सर। फंक्शन ये आ गया आपके पास, ये नहीं बताया सिर्फ ये, लेकिन आपको ये ब्लॉक डायग्राम का समझ होनी चाहिए। मतलब रेफरेंस पोजीशन आपकी आ गई आपके पास, सब्जेक्ट की पोजीशन है आपके पास। सब्जेक्ट जहाँ पे आगे एक सब्जेक्ट आ गया फ्रेम में, तो वो पोजीशन उसकी कैलकुलेट होती जाएगी, वो पोजीशन आपके मिलती जाएगी एज ए इनपुट टू द कंट्रोल सिस्टम, और कैमरा जो है उस पोजीशन पे अपने आप को लेके जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये के एम्पलीफायर क्यों लगाया ये भी पता चल मैंने बता दिया। ठीक है, हाँ भाई, क्यों लगाया भाई एम्पलीफायर? सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा हूँ। हाँ, जो ये एरर सिग्नल जनरेट होगा ना यहाँ से, सम टाइम वो एरर सिग्नल बहुत वीक होता है। ठीक है, तो उसके आगे एम्पलीफायर लगाना पड़ता है। ये कागजी काम नहीं, ये हार्डवेयर पे हो रहा होता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये कंट्रोल सिस्टम यस ये नहीं सर। होता कि कोई कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट इस तरह हो रहा है। जाहिर बात है वो कंप्यूटर वाला काम भी होता है, लेकिन असल में ये तो ये हार्डवेयर पे होता है ना। ये मोटर, ये जो मोटर एंड कैमरा ये हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, और उसको सिग्नल जो है यहाँ से एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, तो अपने आप को वहां तक पोजीशन वो कर देगा। ठीक है, और सेंसर, जाहिर बात है सेंसर को अगर आपने डील करना है तो आपको कोई ना कोई वो भी चाहिए होगा, प्रोसेसर भी चाहिए होगा, कंप्यूटर भी इन्वॉल्व है, हार्डवेयर भी इन्वॉल्व। तो ये वाकई ये एम्पलीफायर लगे होते हैं, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है एम्पलीफायर डिज़ाइन करना। पावर एम्पलीफायर डिज़ाइन करना आसान काम नहीं है। ये जो आरएफ पावर एम्पलीफायर होते हैं क्लास ए बी सी डी एफ एच,
इतनी इसके क्लासेस हैं पावर एम्पलीफायर की, वो बिल्कुल अलहदा कोर्स है, वो डिज़ाइन करना एक बड़ा साइंस है, वो बिल्कुल मुश्किल काम है, आसान काम नहीं। तो वो भी ज़ाहिर-सी बात है, जो इंजीनियर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम भी होती है, उन्होंने एम्पलीफायर भी डिज़ाइन करना होता है, और फिर आगे जो है वो मोटर को वो सिग्नल मिलेगा, तो मोटर जो है वो स्टेपर मोटर भी हो सकती है या डीसी मोटर कोई भी हो सकती है, वो अपने आप को उतनी डिग्रीज मूव करके उधर जो है शिफ्ट कर लेगा, और ये सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, तो ज़ाहिर बात है एक आपके पास माइक्रो कंट्रोलर या वो दूसरा उसे हम क्या कहते हैं इंडस्ट्री में जो यूज़ होती है पीएलसी लगी होगी, ठीक है। तो इसका ये ट्रांसफ़र फंक्शन बन गया। ये ज़ाहिर बात है चैप्टर 5 में भी यही बताता है कि जब सीरीज़ में लगे हों 2 ट्रांसफ़र फंक्शन, तो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये चैप्टर 5 में यही कहता है कि 2 ट्रांसफ़र फंक्शन है ना, G1 ऑफ S है और G2 ऑफ S है, ये सीरीज़ में है। इस केस में ये क्या है, आपस में सीरीज़ में है, तो सीरीज में इनका नेट ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर ये पैरेलल में होते तो फिर क्या होना था, ऐड हो जाना। सर वो ठीक है अगर ये इधर ऐसे नीचे करके पैरेलल में होता ना ये इसके, तो फिर जी क्या हो सर। जाने थे, ऐड हो जाना। ये चैप्टर 5 में यही तो काम है। एक काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र फंक्शन है, हर सब सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है, उसको जो है वो आप एक सिंगल ब्लॉक डायग्राम में कैसे सिंगल ब्लॉक में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वही किया है, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, फिर जो फार्मूला फीडबैक के लिए यूज़ होता है वो होता है लेट से प्रोडक्ट करके जो आपका नेट ट्रांसफ़र फंक्शन है वो GFS है। तो अब जो है वो फीडबैक की वजह से रिजल्ट क्या बनेगा, GFS और 1 प्लस GFS, ठीक है। क्या ये साथ काम भी इन्होंने शुरू कर दिया मकान का, ये डिस्टरबेंस हो रही है। चलो नेक्स्ट टाइम मैं यूनिवर्सिटी में चला जाया करूँगा इस टाइम। हाँ, आपके लेक्चर के लिए अब यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ेगा। कोई ज़्यादा डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही है आपको ये? नहीं सर ठीक। नो सर ठीक है। वो असल में ना ऊपर वाली जो है वो मंजिल बना रहे हैं, तो ये काम उन्होंने शुरू कर दिया। मैं दूसरे रूम में, चलो यहाँ तक काम करते हैं। तो ये जो है इस ब्लॉक डायग्राम से आपने एक सिंगल ब्लॉक की फॉर्म में निकालिया, जिसमें इनपुट है, आउटपुट है और टोटल TFS है। ये क्या होता है, इसको जब आप सारे ब्लॉक्स खत्म कर देते हैं और फीडबैक को भी एलिमिनेट कर देते हैं, तो जो ट्रांसफर फंक्शन आता है उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन, और उसे हम T(f(s) कहते हैं, टोटल ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे फिर K किसके इक्वल है, K1 और K2 का प्रोडक्ट है। ये आप वेरीफाई खुद भी कर सकते हैं, आप निकाल लें इसका ट्रांसफर फंक्शन तो यही आएगा, ठीक है। अब बड़ा सिंपल काम है इसमें, देखें ये K क्या है भाई। हाँ भाई, यार बोलते नहीं आप, मुझे ऐसे लगता है कि आप जी सोए हुए। सर। मैंने आप सबसे पूछना है फिर, और पार्टिसिपेंट भी 6 हैं सिर्फ, बाकी किधर है। इन्होंने फिर जब ये चैप्टर 8 और 9 हो जाना है ना, फिर इन्होंने परेशान होना है कि समझ तो आई कोई सर नहीं। के प्रोडक्ट है एम्पलीफायर और मोटर का। इसे गेन कहते हैं ना, के को क्या जी कहते गेन हैं, है गेन। उसका। अब ये के की वैल्यू चेंज करने से ना रूट्स, ये जो जाहिर बात है ये पूरी पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगी, नहीं होगी, जी सर हो जाएगी। जी रूट्स की सर। लोकेशन चेंज हो जाएगी ना। जी सर। तो आपको पता है चैप्टर 4 में हमने यही किया कि रूट्स जब आप फाइंड कर लेते हैं तो उससे फिर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स भी आप एस्टिमेट कर लेते हैं। रूट अगर रियल हो तो फिर क्या होता है, रूट अगर इमेजिनरी हो तो आपको पता है कौन सा होता है, रूट अगर रिपीट हो रहे हो तो कौन सा रिस्पॉन्स होता है, ये सारे रूट से पता चलते हैं। ठीक है, तो के को अगर आप चेंज करें तो लेट से हमने परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जो हैं वो अपने हमें डिज़ाइनर को हमने दिए हुए हैं कि इतना भाई ओवरशूट इतनी होनी चाहिए, सेटलिंग टाइम इतना होना चाहिए, ये डैम्पिंग रेशो ये होनी चाहिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए, और ये सारे पैरामीटर बता दिए हैं। तो डिज़ाइनर जो है फिर इस गेन को चेंज करेगा। क्या करेगा भाई, गेन चेंज करेगा। गेन को चेंज करेगा, और वो सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर जो है जो आपकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरी करने की कोशिश करेगा। तो इस इफेक्ट को थोड़ा सा देखते हैं। ये देखें कि गेन की वैल्यूज वो 5 के इंटरवल से चेंज कर रहे हैं, इसी ट्रांसफर फंक्शन 0, 5, 10, 15 गेन चेंज कर रहा है इस ट्रांसफर फंक्शन के अंदर, ठीक है।
और पोल्स निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है अभी? पोल। जीरो तो वही रहेगी, इसमें जीरो है इस ट्रांसफर फंक्शन में? कोई जीरो, इसमें कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या है? कांस्टेंट है। जब ऊपर कांस्टेंट हो तो सिस्टम में जीरो होते ही नहीं, या होता है जीरो? नहीं नो सर। सर। नो नहीं। सर। तो इसके पोल्स ही वेरी हो सकते हैं के वेरी करने से, तो वो यहाँ पे प्लॉट उसने बना दिया। के को जीरो रखो तो दो पोल आएंगे, एक -10 पे आ जाएगा, एक जीरो पे आ जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि ए को जीरो रख दो तो s इंटू एस प्लस 10 हो जाएगा ना, एक जीरो पे हो जाएगा और एक पोल कहाँ पे चला जाएगा? माइनस। माइनस -10। इसी तरह पोल के को 5 करें तो ये दो पोल बन जाएंगे। करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा के की वो वैल्यू होगा जहाँ पे ये दोनों पोल सेम हो जाएंगे, जहाँ पे ये दोनों पोल क्या हो जाएंगे? एक ही पॉइंट पे आएंगे। यानी ये देखें, जब के -0 था, ये -10 पे था पहला पोल और दूसरा 0 पे था। फिर के को जो जो के को बढ़ा रहे हैं, ये पोल किस तरह मूव कर रहा है? पोल 1 किस तरह मूव कर रहा है, राइट या लेफ्ट? ग्राफ के ऊपर लेफ्ट यार। लेफ्ट। और ये पोल कहाँ मूव कर रहा है? पोल 2 नहीं, पोल 1 जो है वो ये राइट मूव कर राइट। रहा है, पोल 2 लेफ्ट मूव कर रहा है। यस सर। और इस तरह ये मूव करते रहते, एक जगह पे आके ये मिलेंगे, वो -5 होगा। उसके बाद फिर ये डिस्पर्स हो जाएंगे, नहीं हो रहे डिस्पर्स यस सर। जो जो आप के बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे कॉमन आ रही है, देखें ये 5 -5 आ रहा है सब में, दोनों पोलों में क्या आ रहा है भाई? -5। रियल कंपोनेंट सेम रह रहा है। कब? जब के की एक ऐसी वैल्यू आपने ले ली कि पोल दोनों सेम आ गए, उसके बाद के को जितना मर्जी चेंज करो, उसके बाद के को जितना मर्जी चेंज करो, जो पोल्स हैं उनका रियल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा, या हो रहा है? नहीं हो रहा सर। ये यानी ये एक खास प्रॉपर्टी है, ये हर ट्रांसफर फंक्शन के लिए, सिर्फ इस खास के लिए नहीं। कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें के गेन गिवन है, तो आपने के की वो पहले तो वो खास वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे पोल आपस में ट्रेवल करते हुए मिल जाते हैं। यानी एक पोल राइट की तरफ मूव करेगा, दूसरा कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट। एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, मिलने के बाद क्या कर रहे हैं ये पोल्स? ये देख, ये पोल ऊपर, एक पोल ऊपर को चला जाएगा, एक पोल नीचे को चला जाएगा, यही नहीं पता चल रहा। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा अगर नीचे से दिखाऊं मैं आपको, ये देखें, ये तो है ग्राफ है पोल प्लॉट। ये देखें, गेन ऊपर मेंशन किया हुआ है, जब गेन 5 है तो फिर पोल एक जो है वो 0 पे था और दूसरा कहाँ पे था? -10 पे। जब गेन नहीं, जब के 0 था, बल्कि एक -10 पे था, एक 0 था। जब के को 5 करें तो एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, यानी ये राइट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया इस पोल ने, और इस पोल ने किस तरफ मूव करना शुरू कर दिया? लेफ्ट की तरफ। ये ग्राफ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं दोबारा फिर बताऊंगा आपको। प्लॉट किया दोबारा जैसे बता दे सर। डिफरेंट केस की वैल्यू पे ना जो पोल्स आएंगे उनको प्लॉट करते जा रहे हैं। ये देखिए, के 0 पे दो पोल आए थे ना, एक -10 पे था, एक 0 पे था। फिर के 5 पे भी, ये देखिए के 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, वहां भी दो पोल आ रहे हैं, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। ये पोल प्लॉट है, डिफरेंट के की वैल्यूज पे पोल्स कहाँ आएंगे वो प्लॉट किए हुए हैं। एनी कंफ्यूजन अगेन पूछ लो भी, जरूरी है बड़ा, आज इधर ही क्लियर करना है ये। अभी स्टार्ट ही बेस बन रही चैप्टर ए की, ना बनी तो मसला हो जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन में गेन गिवन था के, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, के की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते गए और पोल्स निकालते गए। ये काम तो कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते? यस सर। सिंपल यार, इसमें के की वैल्यूज पुट करनी है और और पोल्स निकालते जाना, और उसको बस और फिर बाद में आप उनको प्लॉट नहीं कर सकते। ये देखना, इसको प्लॉट करें ना यार, के 0 रखो, -10 पे एक क्रॉस लग जाएगा, एक 0 पे लग जाएगा। के को 5 रखो, -9.47 पे लग जाएगा और -0.53 पे लग जाएगा। जैसे ये लगा हुआ है, ये देखे के को जब 5 रखा है तो ये
9.47 नहीं बनता, और ये जो है -0.53 नहीं बनता। जी सर। यस सर, समझ आ गया। तो ये सारा आप पोल ग्राफ बना लेंगे। उसके बाद हमने इसका रूट लोकस प्लॉट किया हुआ है। रूट लोकस क्या है कि ये जो ओरिजिनल रूट थे जब k 0 था, वहां एक पोल इधर था उस वक्त 0 पे था, और दूसरा कहाँ पे था, -10 पे था। वहां से जब आपने k की वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू किया, तो ये इस तरफ पोल, इस पोल ने इस तरफ मूव करना शुरू कर दिया, एरो देखें, राइट टुवर्ड्स राइट इसने मूव करना शुरू कर दिया, और इस पोल ने टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करना शुरू कर दिया, और -5 पे आ गए ये दोनों मीट करके, क्योंकि k25 पे इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही थी, -5। और उस वक्त ऊपर गेन भी गिवन है k25 पे ये -5, फिर एक पोल ऊपर जाता गया और एक पोल नीचे जाता, क्योंकि ये देखे ना, ये पोल्स ही प्लॉट किए हुए हैं। ये देखें -30 के ऊपर पोल क्या है, -5 + j2.24, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, और दूसरा -5 -2.24, और उतना ही वो नीचे एक यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। तो ये दो पोल जो है वो मिले हैं आपस में इस जगह पे, फिर एक पोल ऊपर चला गया, दूसरा कहाँ आ गया, नीचे आ गया। लेकिन ये नहीं हमें पता कि कौन सा ऊपर चला गया और कौन सा नीचे आ गया। ये पता है कि एक पोल ऊपर चला गया मिलने के बाद, और दूसरा कहाँ चला गया भाई, नीचे। तो इट मींस रूट लोकस हमें ये बताता है कि पोल कैसे ट्रैवल कर रहे हैं ग्राफिकली। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें फिर। यस सर। ये बड़ा लाजमी। तो अब आप और भी अगर आप गौर देखें, इस ग्राफ को गौर देखें, k की डिफरेंट वैल्यू, जब k जो है वो 25 से कम है तो दोनों पोल रियल आ रहे हैं। दोनों पोल की वैल्यू क्या आ रही है, कोई इसमें इमेजिनरी पार्ट है? नहीं सर। तो हम कह सकते हैं जब तक k 25 से कम है, या 25 है, इवन 25 पे भी ये, या 25 से कम ही, चलो हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो ये ट्रांजिट एनालिसिस की शेप का होगा। फिर जब जब पोल्स रियल होते हैं तो ट्रांजिट एनालिसिस की शेप का होता है। क्या नाम होता है उस ट्रांजिट एनालिसिस? अंडर डैम्ड होता है, ओवर डैम्ड होता है, क्रिटिकल होता है, कौन सा होता है? अनडैम्ड होता है। क्रिटिकल या ओवर डैम्ड होगा? ओवर डैम्ड। ये उसने लिखा हुआ है, ये मैंने मैं ये ना इतना चैप्टर काट के ये हाईलाइटेड वाला अलग अपलोड कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पोल्स आर रियल फॉर गेन्स लेस देन 25, द सिस्टम इज ओवर डैम्ड। ठीक है, जब तक के जो है वो 25 से कम है, पोल जो है वो रियल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो क्या होगा, ओवर डैम्ड। 25 पे ये दोनों सेम आ गए तो ये क्रिटिकल डैम्ड होगा। जब के को आप 25 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल डैम्ड। और उसके बाद अंडर डैम्ड। क्यों अंडर डैम्ड? अंडर डैम्ड में रियल और इमेजिनरी दोनों कंपोनेंट्स होते हैं पोल्स के अंदर। जब पोल ऐसे हो कि उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों कंपोनेंट्स हो, तो सिस्टम का रिस्पांस फिर क्या होता है भाई, अंडर डैम्ड। अंडर डैम। क्लियर हो गई ये चीज? यानी ये कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। यस सर। फिर उसके अलावा आगे भी कुछ चीजें हैं, जैसे मैं बताता हूँ, सिंस द सेटलिंग टाइम का अगर आप फार्मूला देखें चैप्टर 4 में, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स पोल। ठीक है, तो जो जो फिर हम कह सकते हैं कि गेन जब 25 से ज्यादा हो गया है तो रियल पार्ट तो सेम रह रहा है। रियल पार्ट क्या रह रहा है, सेम। नहीं देख रहे बात? गेन यस जब जी सर। सर। ये जो ही 25 से ज्यादा हो जाता है, ये जो पोल 1 और पोल 2 दोनों पोल के रियल कंपोनेंट तो सेम रहे, तो इट मीन सेटलिंग टाइम फिर सेम ही रहेगा, सेटलिंग टाइम चेंज नहीं होगा। नहीं हो रहा। ये सेटलिंग टाइम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था रियल कंपोनेंट ऑफ द पोल के। तो ये एक इन्फॉर्मेशन ये भी मिल गई, रिगार्डलेस ऑफ द गेन 25 से जो ही आप आगे जाए। सो आल्सो एज वी इंक्रीज द गेन द डैम्पिंग रेशियो डिमिनिशेस। वो भी हम देख सकते हैं, गेन इंक्रीज करें तो डैम्पिंग रेशियो डिमिनिश करती जा रही है। क्यों? कि ये जो रियल कंपोनेंट है, जो जो आप गेन इंक्रीज कर रहे हैं, रियल कंपोनेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे नो डाउट कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन डैम्पिंग रेशियो जो होती है वो किसके इक्वल होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओवर जो उसका फार्मूला है। वो फार्मूला अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डैम्पिंग रेशियो भी कम हो रही है जो जो आप गेन को इंक्रीज कर रहे हैं।
और परसेंटेज ओवरशूट इंक्रीज कर रही है जो जो आप गेन को क्या कर रहे हैं इंक्रीज। ये जब आप परसेंटेज ओवरशूट का फार्मूला चैप्टर 4 में देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो जो आप गेन को इंक्रीज करते हैं परसेंटेज ओवरशूट भी इंक्रीज करती है। तो ये इंफॉर्मेशन हैं जो आपको पोल्स की नेचर से पता चलती है कि पोल्स रियल हैं इमेजिनरी हैं कौन से हैं उनका। और अब गेन जो है गेन, अब हमने गेन को देखना है इन चैप्टर में, फोकस हमारा कहाँ पे है गेन पे। कि गेन को अंडर जैसे ये देखे ना इसमें हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस टेबल को। जब गेन 25 से कम है तो हम कह रहे हैं कि सिस्टम का रिस्पांस ओवर डैम्प्ड है। जब गेन 25 है तो क्रिटिकल डैम्प्ड है। जब गेन 25 से ज्यादा है तो अंडर डैम्प्ड है और ना ही उसका सेटिंग टाइम भी नहीं चेंज हो रहा और बाकी चीजें भी आप इसी तरह कंक्लूड कर सकते हैं। तो इट मीन गेन जो है गेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, टू फाइंड द डिफरेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ ए सिस्टम। अच्छा यहाँ पे अब एक बड़ी बिग प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। जब तो सिस्टम का ऑर्डर जब डिनोमिनेटर की डिग्री 2 हो तो वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है। तो वो तो हम चैप्टर 4 में देख चुके हैं। सेकंड ऑर्डर सिस्टम की हम परफॉर्मेंस पैरामीटर निकाल लेते हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर ऑर्डर 5, 5, 6 या 10 हो तो उस पर तो हम पोल्स निकाल ही नहीं सकते या निकाल सकते हैं पोल्स हैं भाई? नहीं सर मुश्किल हो या फिर सर कंप्यूटर मुश्किल की हो जाएगा। हेल्प लेनी पड़ेगी। चैप्टर 2 में भी हमने हायर ऑर्डर एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हायर ऑर्डर पोल्स एंड जीरोज वाले सिस्टम को एनालाइज किया था। लेकिन उसमें एक खास कंडीशन थी कि जब जो आपका जो आपके पोल्स हैं डोमिनेंट पोल से इतने डिस्टेंस पे हो तो फिर आपको उसको मॉडल कर लेते हैं, उसके सेकंड ऑर्डर ही समझ लेते हैं। ये हमने आर्टिकल किया हुआ है ना। जी सर। लेकिन अगर ऐसा ना वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फिर हम उसे सेकंड ऑर्डर सिस्टम मॉडल नहीं ना कर सकते, यानी अप्रोक्सीमेशन हमारी काम नहीं करेगी। तो फिर ये रूट लोकस ही वहां पे हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले ये एक ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, जो 8.1 डायग्राम में जनरल जो सिस्टम था हमारे पास, इसको अगर आप कहते हैं तो मैं जरा दोबारा कंट्रोल सिस्टम 8.1 डायग्राम, इसका ट्रांसफर फंक्शन ये निकला हुआ था ना। कोई भी जो सिस्टम है उसका ट्रांसफर यही होगा, एक एरर सिग्नल होता है और फिर एक प्लांट होता है और वहां से फीडबैक देते हैं। कोई भी क्लोज लूप जो ट्रांसफर फंक्शन है उसकी जनरल डायग्राम यही है, ठीक है। तो उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है ये आ गया। अब इसको अगर गौर से आप देखें, ये है इसका डिनोमिनेटर। ये क्या है इसका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। और पोल हमें कहता है कि जब डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखें तो पोल आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा? पोल। क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिट हो जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी डिनोमिनेटर को जब 0 के इक्वल रखें। तो रखें इसको 0 के इक्वल। जब 0 के इक्वल रखेंगे तो के जी एफ एस का प्रोडक्ट जब एच एफ एस से लेंगे वो -1 के इक्वल नहीं आ जाएगा। ये देखें, जी सर। इसको 0 के इक्वल ही रखना है ना। तो ये +1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -1, ठीक है। एक कंडीशन हमें ये पता चल गई है। एक सर 0 किसे रखना है? डिनोमिनेटर को यार, पोल पोल जब निकालते हैं तो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल ही रखना होता है या नहीं? यस सर। सर इसमें फिर 1 प्लस ये पूरी इक्वेशन 0 होगी या 1 के अलावा दूसरी जो है 1 के जी प्लस ऑफ एस? इस सारे को 0 के इक्वल रखना है। ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया ये वाला, ये डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखेंगे तो उस जी सर। फिर ये इक्वेशन नहीं बन जाएगी, ये इतनी इतनी। ये यार इसको 0 रखो, +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, नहीं? यस सर, यस समझ आ गया। तो हमें पता चल गया कि कोई भी जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखें। फीडबैक बस होना चाहिए उसमें। क्या होना चाहिए? ये 1 आया ही फीडबैक की वजह से। किस वजह से आया? फीडबैक। फीडबैक। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है ये। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। पोल को एग्जिस्ट करने के लिए फ्रॉम फिगर 8.12 पोल कब एग्जिस्ट करेगा? जब ये डिनोमिनेटर 0 के इक्वल होगा।
जब ये डिनोमिनेटर किसके इक्वल होगा भाई, 0 के, जीरो के Zero. और वहां से ये कंडीशन निकल आई, तो इट मीन्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पोल एग्जिस्ट करेंगे, अगर नहीं होती तो पोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये समझ रहे हैं बात या नहीं समझ रहे? बड़ी सिंपल सी बात है कि Yes, sir. पोल की डेफिनेशन ये है कि डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल होना चाहिए, तो हमने 0 के इक्वल रख दिया, वहां से ये कंडीशन निकल आई। तो अब पोल कोई नंबर मैं देता हूँ, मैं कहता हूँ ये सिस्टम का पोल है या नहीं है। पोल एक कम्प्लेक्स नंबर ही होगा ना यार, एस प्लस ए या इसमें कुछ इस तरह होगा। जी सर। तो अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो वो पोल होगा, अगर नहीं करेगा तो पोल नहीं होगा। नहीं बात क्लियर हुई? हो गई सर। तो ये इसने लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 8.12 ए पोल एस एग्जिस्ट्स व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये वाली यानी डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल, इन द डिनोमिनेटर बिकम्स 0, जब 0 हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई। अब ये जो है इसको अब आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन एंगल, ये अब आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये डेरिवेशन से आता है कि जो -1 है इसको आप -1 की, अगर आप -1 को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये आएगा, मैग्नीट्यूड 1 होगी और एंगल साथ के आ जाएगा, और उसमें जो है के की वैल्यू 0 रख सकते हैं, +-1 रख सकते हैं, +-2 रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, 0 से ऑनवर्ड्स प्लस और माइनस कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, होल नंबर है ये, ठीक है। जी सर। Yes, sir. Yes, sir. होल नंबर क्यों है, फ्रैक्शन क्यों नहीं? क्योंकि मल्टीपल होना चाहिए। 180 का क्या होना चाहिए? आप ऐसे कैलकुलेटर पे -1 का -1 को रखें और इसकी पोलर फॉर्म निकालें तो मैग्नीट्यूड 1 देगा और एंगल 180 देगा। एंगल क्या देगा ये? 180 देगा। लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता, 180 के मल्टीपल होते हैं, किसी भी 180 के मल्टीपल पे यही रिजल्ट आएगा आपके पास, चाहे वो ऑड मल्टीपल हो या हो इवन मल्टीपल। 180 का इवन मल्टीपल भी हो सकता है। 360 क्या है 180 का? इवन में हाँ, इसी तरह अगर 540 है तो वो क्या है? ऑड मल्टीपल। और अगर 180 ही है तो वो भी ऑड मल्टीपल ही, 1 × 180। तो अब हमने सिर्फ एक चीज ये देखनी है, अच्छा ये बात, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए पोल एग्जिस्ट करने के लिए। तो ये कंडीशन वहां से हमने निकाली कि मैग्नीट्यूड फिर इसकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये जो है ना, ये फंक्शन ही है ना, के जी एफ एस इंटू एच एफ एस इज इक्वल टू -1, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1। तो पोल को एग्जिस्ट करने के लिए ये जो नीचे वाला इतना पोर्शन है इसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और एंगल जो है वो इसका ये होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए? एंगल ये नहीं आया, ये एंगल वाला पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है? मैग्नीट्यूड। तो किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के का पोल एग्जिस्ट करने के लिए ये जो नीचे वाला ये जो टर्म है GFS और HFS मल्टीप्लाई बाई के, इनकी प्रोडक्ट, इनकी मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, या दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में प्रोडक्ट, आपको ये जो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसकी भी प्रॉपर्टी पता है ना। अगर GF और HFS की होल मैग्नीट्यूड ली हुई है तो इसको हम लहदा करके भी मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, पता है ना आपको ये। जी। सो मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए और एंगल क्या होना चाहिए, 2K + 180, ठीक है। If the angle of the complex number is an odd multiple, हाँ अब ये बात गौर में, इक्वेशन 8.13 implies that, ये वाली इक्वेशन, if a value of s is substituted into the function, ये जो फंक्शन बना हुआ है KGFS into HFS, ये फंक्शन है और उसमें वेरिएबल s है, इसमें s की कोई खास वैल्यू पुट करें तो एक कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा ना। जैसे हम पीछे एग्जांपल करके भी है, FFS था, ये भी एक FFS ही है, ये भी क्या है, एक FFS। इसमें जब s कोई नंबर पुट करेंगे तो उससे रिजल्ट भी क्या आएगा, एक कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। लेकिन क्या वो जो कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इफ द एंगल ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर
इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 180। आपने एस कोई खास एस इसमें पुट किया है, तो एक नंबर एस आ गया आपके पास। इस फंक्शन में एस की कोई वैल्यू पुट की है तो उससे एक कम्प्लेक्स नंबर आया, रिजल्ट क्या निकला, एक कम्प्लेक्स नंबर। तो वो जो रिजल्ट निकला है कम्प्लेक्स नंबर, उसका एंगल अगर 180 का ऑड मल्टीपल है तो हम कहेंगे कि जो नंबर पुट किया था इसके अंदर एस, वो सिस्टम का पोल है फॉर सम वैल्यू ऑफ के। नहीं समझे बात? मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात है आपके पोल एग्जिस्ट करने के लिए इसको जीरो होना चाहिए। जीरो होने का मतलब है ये इक्वेशन, ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। इस कंडीशन से फर्दर दो कंडीशन निकाल ली कि मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए, और एंगल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, अब ये एक ठीक। एफ एफ एस आपके पास बन चुका है। इसमें एस की एक वैल्यू पुट करते हैं लेट से, तो रिजल्ट क्या आएगा, एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, एक कम्प्लेक्स नंबर। तुम वो जो कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका फिर हम वेक्टर निकालेंगे, तो उसकी भी एक मैग्नीट्यूड होगी और एक क्या होगा, उसका एक एंगल होगा। एंगल अगर तो जो एंगल निकलता है रिजल्टिंग इसमें एस नंबर पुट करने के बाद जो कम्प्लेक्स नंबर आया, उसका अगर एंगल जो है 180 का ऑड मल्टीपल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एस नंबर मैंने पुट किया था, जो एस मैंने पुट किया था इसके अंदर, वो इस सिस्टम का पोल है। वो इस सिस्टम का क्या है, पोल है फॉर सम वैल्यू ऑफ के। ये बात आपने याद रखनी है। ये जो नीचे कंडीशन निकला ये ना, इसको आपने याद रखना। मैं इसको हाईलाइट कर दूं कि आपने इस एफएफएस में एक खास एस की वैल्यू पुट की है, तो एक कम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो गया। उस कम्प्लेक्स नंबर की भी आपने एंगल निकाला। अगर तो एंगल जो निकला है वो 180 का ऑड मल्टीपल है, तो हम कहेंगे कि जो नंबर एस आपने पुट किया था इस फंक्शन में, वो इस ट्रांसफर फंक्शन का पोल है, प्रोवाइडेड दैट सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के की कुछ खास वैल्यू के लिए वो सिस्टम का पोल बन जाएगा। ठीक है, सर अगर इवन मल्टीपल हो फिर नहीं होगा। के अब हम इवन ऑड कैसे निकालेंगे, ऐसे ही के रखते जाएंगे ना, के रखेंगे। ठीक है, के भी हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखना यहाँ के का ही प्रॉब्लम है। के ऐसा सिलेक्ट करेंगे कि जब उसमें नंबर रखेंगे इसके अंदर, ये देखना यहाँ पे के आ रहा है ना, साथ नहीं आ रहा, जी सर आ रहा। तो के भी तो चेंज कर सकता है ना। के को चेंज करेंगे तो ये एंगल भी चेंज होता जाएगा। इसी फंक्शन में हमने एस पुट करना है ना, इसमें क्या पुट करना है हमने, एस। एस ठीक है, एस पुट करना है, तो जो रिजल्टिंग कम्प्लेक्स नंबर है उसका फिर एंगल चेक करना है आपने। वो एंगल रिजल्टिंग, अच्छा इसमें एक बात परेशानी होना, वो जो एस पुट करने के बाद जो नंबर आएगा ना, उसकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं रहेगी हमेशा। ये नहीं आपने कहना कि ये जो फंक्शन है वो तो क्लियर है। ये जो फंक्शन है ना, ये बड़ी टेक्निकल बात है। ये जो फंक्शन है के जी एफ एस इंटू एच एफ एस, इसमें कोई भी एस नंबर पुट करेंगे, एस का कोई भी नंबर पुट कर देंगे, मैग्नीट्यूड उसकी 1 नहीं रहेगी। एंगल सिर्फ चेंज हो रहा है। एंगल क्या हो रहा है, या एंगल इवन मल्टीपल होगा, या एंगल क्या होगा, ऑड मल्टीपल होगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जी सर। यस सर हो गई। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड तो 1 नहीं रहेगी। चेंज कहाँ पे आ रही है, एंगल का। एंगल जो था वो 2k प्लस 180 था। के को चेंज करने से एंगल चेंज हो जाता है। ये वो वाला के नहीं, ये के, ये गेन वाला के नहीं, ये के इसकी जगह एन होता तो ज्यादा बेहतर होता था, बुक वाले को चाहिए था एन रखता। ठीक है, तो अगर आपके पास ये कंडीशन आ गई है, इस कंडीशन में एस की वैल्यू आपने पुट करनी है, तो जो नंबर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगी, नंबर की मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगी, लेकिन उसका एंगल या तो 180 का मल्टीपल ऑड होगा या नहीं होगा। 180 का या वो ऑड मल्टीपल होगा या नहीं होगा। तो अगर वो ऑड मल्टीपल होगा तो फिर वो सिस्टम का पोल होगा, अगर नहीं होगा तो सिस्टम का पोल नहीं होगा। तो यहाँ पे कल्प्रिट के इज अगेन कल्प्रिट।
कल्प्रिट मीन के अगेन रोल प्ले कर रहा है। ए को चेंज करने से आप एंगल को या तो इवन मल्टीपल बना सकते हैं या ऑड मल्टीपल बना सकते हैं या कोई वैसे ही कोई फ्रैक्शनल मल्टीपल बना सकते हैं। 1.5 इंटू 180 भी तो एक चीज हो सकती है या नहीं हो सकती? 0.5 इंटू 180 भी तो एक चीज हो सकती है या नहीं हो सकती? जी हो सकता। यस सर। तो ये के जो गेन है इसकी इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं यहाँ पे। और साथ साथ ये कंडीशन ये भी निकाल दी है कि पोल एक नंबर मैंने कहना है, मैंने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, मैं कहता हूँ कि क्या यार ये नंबर इसका पोल है या नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी ट्रांसफर फंक्शन की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, ट्रांसफर फंक्शन की डिग्री 5 है या 10 है, तो मैंने ऐसे ही कोई पोल सेलेक्ट कर लिया है और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये इसका पोल है या नहीं है, तो मैं उसे सिस्टम का पोल बना सकता हूँ। मैं अब देखूंगा एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लूंगा कि मैं के की वैल्यू को चेंज करके पोल्स जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ मुझे क्या देखना होगा कि क्या वो 180 का ऑड मल्टीपल है या नहीं है, जो रिजल्टिंग कम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो उसने कहा फॉर सम वैल्यू ऑफ के 180 का वो ऑड मल्टीपल होगा, वो के अब को के भी हम निकाल लेते हैं, के यहाँ से निकल जाता है, ये देखें ये यहाँ से के नहीं निकल सकता। ये कंडीशन तब भी एग्जिस्ट करती है ना जब कोई नंबर पोल जब पोल एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ से के मैं लिख सकता हूँ 1/g(f(s) ओवर h(f(s)। अच्छा सर। तो के भी मैंने निकाल ली है। अब सिंपल बात हो गई। अब मैं उसी कैमरे वाली एग्जांपल पे आ देता हूँ। ये गिवन था ना आपको, के और s इंटू एस प्लस 10 गिवन है, ये चीज यस देख रहे हैं सर। ना आप। अब मैं देखता हूँ जी इसमें मैं कहता हूँ सब्सटीट्यूटिंग द पोल एट -9.47, एस को मैंने क्या रख दिया -9.47 रखें आप इसमें, एस को -9, और उस वक्त गेन क्या था 5 था। उस वक्त गेन क्या था मैं दिखा देता हूँ आपको। गेन जब 5 है तो एस की वैल्यू क्या है -9.47 और -0.53, वही रख दो। ठीक है, गेन जब 5 चूज कर लिया, ठीक है, तो एस की वैल्यू आप पुट करें इसमें। अगर आप एस -9.47 पुट करेंगे, इधर भी -9.47 होगा, ऊपर 5 होगा, तो आप कैलकुलेटर से देखें रिजल्ट आपका क्या आएगा, -1 ही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा -1, और अगर उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो +1 आंसर आ जाएगा। कोई भी रख दें पोल, कोई भी पोल इस ग्राफ में से कोई भी पोल की वैल्यू, ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो, आपका आंसर 0 रख दो, चाहे 0 रख के देख लो, सबसे आसान क्या है 0, रखो भी 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा, उस वक्त गेन 0 था ना। जी। अच्छा 0 पे तो जारी बात है, जब आपने एस को 0 रख दिया पोल को, तो गेन क्या था हमारे पास उस वक्त, के 0 पे 2 पोल आए हैं आपके पास, 0 एंड -10, लेकिन मैग्नीट्यूड हमने देखनी है कि वो 1 आ रही है या नहीं आ रही। तो जब आप एस को रखते हैं 0, ठीक है, अच्छा ये जब पोल 0 है तो फिर ये थोड़ा सा ना इन्फिनिटी आंसर आ जाता है आपके पास। 0 के अलावा जो है ना, एस को जब 0 रखें, उसके अलावा हर जगह पे ये आंसर जो है वो -1 आएगा। जैसे -9.4 मैं कैलकुलेटर से अगर आपको करके दिखाऊं, किधर जाएगा, ये मैंने निकाला हुआ है पहले, ये देखें, इधर मैं कर देते हैं, एस +10 है तो 10 माइनस 9.47, ये आ गया दिस, इसको मल्टीप्लाई करना है -9.47 से, मिस्टेक कर गया, एस क्या था माइनस नहीं 9 पॉइंट नहीं था, क्या था 9.47
मल्टीप्लाई इसको करना है 10 माइनस 9.47, ये आ गया ना 5.019, और ऊपर भी क्या था, के क्या था 5, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो कह रहा था स्टूडेंट कैन रिपीट द एक्सरसाइज 5 अदर पॉइंट्स इन टेबल 8.1। टेबल 8.1 में कोई भी आप पॉइंट ले लें जीरो के अलावा, क्योंकि वो तो फिर सारा जो है वो ट्रांसफर फंक्शन ही जीरो हो जाता है जब पोल को आप जीरो रखें। तो इसके अलावा कोई भी पॉइंट ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो या ये रख लो, आपका आंसर -1 नहीं आएगा, उसका प्रोडक्ट -1 नहीं आएगा। कैलकुलेटर नजर आ रहा था आपको जब मैं कह रहा था? नजर तो नो नहीं सर, सर, ये स्क्रीन आप नजर आ रही कोई चीज? ये बुक सर आ रही है। पीडीएफ नजर आ रहा है, पर वो कैलकुलेटर आपको दोबारा अच्छा, शेयर स्क्रीन वो आप ऑफ खुद करके कर ऑन करना सकते हैं, पड़ेगा। वो आप मुझे दोबारा शेयर करनी पड़ेगी। बहरहाल आप करेंगे तो इसमें ना किधर गया, हाँ, इसके अंदर आप पुट कर लें, इसके अंदर जीरो के अलावा, क्योंकि फिर 0/0 फॉर्म बन जाती है, वो यस, नहीं, उसके अलावा एस की कोई भी पॉइंट रखें उस टेबल 8.1 से, तो आंसर -1 नहीं आएगा। ठीक है, ठीक ये आ ठीक है गई। सर। लेक्चर है अगला, तो किसका लेक्चर है? सेंटर पर नोट। सर रिजवान का लेक्चर है। बस 2 मिनट दे दें, खत्म होने लगा। अच्छा, थोड़ा, चलो ठीक है, आप जो है वो लेक्चर में जाएं, या आज के लेक्चर में से थोड़ा सा रह गया था, मैं इसी को यहीं पे कैरी ऑन करके ना, आप चले जाएं तो मैं इसको यहाँ से कैरी ऑन करके ये लेक्चर अपलोड करता हूँ, फिर यहाँ से 8.4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप फिर थोड़ा सा खुद इसे देख लेना। तो ठीक। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब हमारे पास ये एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है, इसमें ये जो पोर्शन है वो KGFS और HHFS है, वो ये गिवन है, और इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो ये बनेगा जब आप इसको 1 + KGFS इंटू HFS, KGFS इंटू HFS ओवर 1 + KGFS और HFS को सॉल्व करेंगे, तो जो इक्विवेलेंट ट्रांसफ़र फंक्शन है वो ये बन जाएगा। तो अब हमने देखना है कि लेट्स से ये जो KGFS इंटू HFS है, इसका पोल ज़ीरो ग्राफ पहले प्लॉट कर लें। इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, एक S-3 पे और एक S-4 पे है। इसमें 2 पोल हैं, एक S-1 पे है और एक S-2 पे है, और इसका आपने ये पोल ज़ीरो ग्राफ प्लॉट कर लिया। आप इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी बना सकती हैं। जो आपका पॉइंट जो होगा वो ज़ाहिर बात है, जो भी आप इसमें पुट करना चाहते हैं, वो पॉइंट S से आपने मेजरमेंट करनी है। तो इस पॉइंट से आपने दोनों पोल का भी वेक्टर बना दिया और दोनों ज़ीरोज़ का भी वेक्टर बनाया। L1 क्या है, 0 जो -4 पे है उसका वेक्टर है। L2 इस वेक्टर की लेंथ है, जो -3 पे 0 है उसकी S पॉइंट तक जो वेक्टर लेंथ बनती है वो है। फिर इसी तरह -2 क्या है, -2 पे जो पोल था उसका S पॉइंट तक जो लेंथ है वो L3 है, और -1 पे जो पोल था उसका जो है S पॉइंट तक जो लेंथ है वो L4 है, और सिमिलरली एंगल भी इनके आप हर वेक्टर के एंगल भी आप साथ गिवन है। अब हमने सिर्फ करना ये कि हम कह रहे थे ना कि कोई जो पॉइंट है क्या वो सिस्टम का पोल हो सकता है या नहीं हो सकता, तो कंसीडर द पॉइंट। पॉइंट आ गया हमारे पास। अब S क्या है, -2 + J3, तो इसीलिए वो ये देखना है रियल कंपोनेंट -2 पे लिया हुआ और J3 यहाँ पे लिया हुआ, ये पॉइंट अब हमने नेक्स्ट क्लास की भी मेल आ गई है। नहीं नहीं, आप चले जाएं, वो मैंने लेक्चर अपलोड करना है ना, तो ये थोड़ा सा जो रह गया आप वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा उसमें से देख सकते हैं। 5 मिनट का तो रह गया, तो ये मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप चले जाएं। ठीक है।
सो ये जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है -2 + J3, अगर ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल है तो जब आप इस पॉइंट को पुट करेंगे उस ट्रांसफर फंक्शन के अंदर तो जो रिजल्टेंट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका जो एंगल होगा वो 180 का ऑड मल्टीपल होगा। तो जाहिर बात है आप ये s को s -2 + J3 को क्या नाम है पुट कर सकते हैं यहाँ पे और फिर जो है वो आप एंगल भी निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि इस केस में आपको k नहीं गिवन, k इज अननोन, तो आप जो है मैथमेटिकल मेथड से फॉर पर्टिकुलर s जो रिजल्टेंट कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका जो एंगल है वो नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए फिर वो ग्राफिकल मेथड जो है वही करना पड़ेगा। तो ये जो θ1 है ये इस ज़ीरो वेक्टर ये -4 पे जो ज़ीरो है उसकी जो वेक्टर है उसकी उसका एंगल है। तो सबसे पहले ये एंगल अगर आपने निकालना है तो आपको ये जो वेक्टर है इसको देखना पड़ेगा, इस पे वही tan इनवर्स वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो ये जो वेक्टर है इसकी जो x एक्सिस पे जो लेंथ है अगर इस पॉइंट से आप देखें तो वो 2 यूनिट बनती है और ये कितने यूनिट बनती है 3 यूनिट्स। तो tan इनवर्स y/x होता है। तो tan इनवर्स y/x आप करेंगे मीन्स 3 / 2 तो एंगल आ जाएगा 56.31। सिमिलरली ये जो L2 यानी -3 पे जो ज़ीरो है उसकी S पॉइंट तक उसका S पॉइंट तक जो वेक्टर बना है उसकी लेंथ है। तो उस केस में भी आप ये ट्रायंगल अज्यूम कर लेंगे, इस ट्रायंगल का ये एंगल लेना। तो उसमें भी y तो 3 ही रहेगा यानी 3/1 आ जाएगा, tan इनवर्स 3/1 और वो एंगल ये निकलता है। तो ये है पोल्स के एंगल। क्योंकि अब हमने इस ट्रांसफर फंक्शन में s पुट किया हुआ है ना, हमें k अगर पता था तो एंगल और मैग्नीट्यूड निकालनी बड़ी आसान थी रिजल्टेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। k अब नहीं पता है तो हम पहले जीरोस का एंगल निकाल रहे हैं और उनको ऐड करेंगे और फिर हम पोल्स का एंगल निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे और उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका एंगल आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो पोल है -2 पे और इसका एस पॉइंट तक जो वेक्टर है ये दोनों ये एक परपेंडिकुलर लाइन है आपस में। तो वहाँ पे एंगल आपको पता है tan इनवर्स जो है वो y/x करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 होता है तो वो 90 आ जाएगा यहाँ पे, यानी y इस केस में 3 है और x 0 है इस केस के लिए। फिर जब आप इस पोल के वेक्टर की बात करते हैं तो उस केस में वही ये वाली ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, तो एंगल उसी तरह आप करेंगे tan इनवर्स tan इनवर्स y/x करेंगे तो ये एंगल भी आ जाएगा। तो अब आपने जीरोस के एंगल को ऐड कर दिया था और फिर पोल्स के एंगल को आपने ऐड किया था और बाद में माइनस कर दिया है।
तो आपके पास इस ट्रांसफर फंक्शन में s को जब आपने -2 + j3 रखा तो जो रिजल्टेंट कम्प्लेक्स नंबर आया था उसका एंगल ही आ गया, लेकिन ये एंगल 180 का ऑड मल्टीपल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि -2 + j3 जो है वो इस सिस्टम का जो है वो पोल नहीं है। तो इसी पैटर्न के ऊपर अब वो एक नंबर सेलेक्ट करता है -2 + j√2/2। तो उस केस में जब आप एंगल निकालते हैं तो वो उनका रिजल्ट 180 आता है और वो ऑड मल्टीपल है, यानी 1 × 1 ऑड मल्टीपल है 180 का। तो हम कह सकते हैं कि -2 + j दिस नंबर इज ए पोल ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन। तो हमें जैसे ये पता था कि k was equal to 1/GFS into HFS, और GFS और HFS की मैग्नीट्यूड है, तो ये इस फंक्शन की यानी ये FFS ही बन जाता है ना, उसकी मैग्नीट्यूड है ये 1/m है। ऊपर 1 है, नीचे क्या है, इस फंक्शन की मैग्नीट्यूड है। और आपको पता है मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हैं, ज़ीरो की लेंथ आप निकालते हैं, हर ज़ीरो के वेक्टर की लेंथ निकालते हैं उसका, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर हर पोल के वेक्टर की लेंथ निकालते हैं, फिर उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो उन दोनों को डिवाइड कर दिया, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो लेंथ डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ पोल लेंथ। लेकिन इस केस में जो कि 1/m है, तो ये उल्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ पोल लेंथ ऊपर आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो लेंथ नीचे आ जाएगा। तो वो भी आप k की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। So looking at the figure 8.7, जब हमने with the point -2 + j3 placed by this, the gain k is, gain k जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये L3, L4, L1, L2 ये जो मैग्नीट्यूड्स हैं ये भी आप निकाल सकते हैं। तो इनको जब आप पुट करेंगे, पोल लेंथ डिवाइड बाई ज़ीरो लेंथ और उनका प्रोडक्ट, तो k की वैल्यू 0.33 आ गई। तो इस तरह आप गेन जो है वो फाइंड कर सकते हैं टू मेक a certain pole, a certain number as a pole of a transfer function. So with this, the lecture is over. Hopefully we can carry on from here on. I will explain the last few minutes of the lecture, of this lecture again in the next lecture. Thank you very much.